फॉलोइंग हैव द बेस यूनिट्स। तो अगर मैं बात करूं यूनिट्स की, तो वर्क के पास जो है वो यूनिट है जाउल। तो जाउल जो है वो एक बेस यूनिट नहीं है। एफिशिएंसी के पास कोई भी यूनिट नहीं होता, क्योंकि एफिशिएंसी जो है वो आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर की होती है। पावर पावर से कैंसिल हो जाती है और पीछे कोई यूनिट नहीं बचता। डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं यूनिट की बात करूं तो वो मीटर है, और मीटर जो है वो एक बेस यूनिट है। और चार्ज की बात करूं तो चार्ज का यूनिट कूलम है, और कूलम भी जो है वो एक डिराइव यूनिट है। तो इसमें सिर्फ एक ही क्वांटिटी ऐसी है जिसके पास बेस यूनिट है, और वो है डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो पहली स्टेटमेंट है कि व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो डिस्टेंस इज ऑलवेज जीरो। तो ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि अगर एक बॉडी गई है और वो उसी पॉइंट पे वापस आ गई है, तो इस पॉइंट पे इसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो है, लेकिन इसका डिस्टेंस जो है वो जीरो नहीं है। तो ये वाली बात गलत हो गई। व्हेन द डिस्टेंस इज जीरो डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी जीरो। तो ऐसा नहीं है, डिस्टेंस अगर जीरो होगा तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो होगा। ये बात भी आपने याद रखनी है। तो इसलिए ये भी गलत हो गई। When displacement is zero, distance may be zero। तो ऐसा हो सकता है कि एक बॉडी रुकी हुई है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो है और उसका डिस्टेंस भी जीरो है। तो ये वाली बात पॉसिबल है, इसका एक सिनेरियो बनता है। When the distance is zero, displacement may be zero। तो ये बात गलत है, ये may की वजह से गलत है, क्योंकि when distance is zero, displacement is zero। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट सवाल है कि बॉडी कैन हैव सेम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी इफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज। तो स्टूडेंट्स ये बात आपने याद रखनी है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल होती है एवरेज वेलोसिटी के, जब बॉडी की वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म हो। ठीक है, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए जरूरी है कि बॉडी स्ट्रेट लाइन में जाए और उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज ना हो। तो ये तभी पॉसिबल है। अब हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का कहा गया है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से अगर मैंने यूनिफॉर्म वेलोसिटी बनानी है तो उसकी ये लाइन बनेगी। अब अगर हम देखें तो ये हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बॉडी जब मूव करेगी तो उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और उसकी एवरेज वेलोसिटी इक्वल होंगे। नेक्स्ट सवाल है कि if a body is moving with a uniform acceleration then the distance covered in third second is dash time of the distance covered in first second। तो स्टूडेंट्स ये इक्वेशन आपने याद रखनी है कि distance covered in nth second is equal to vi plus half a 2n minus 1। तो ये आपकी इक्वेशन है। लेकिन इस इक्वेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपने ये याद रखनी है कि अगर S1 आपका S1 है तो S2 आपका 3S1 होगा, S3 आपका 5S1 होगा, S4 जो है वो आपका 7S1 होगा, और ये इसी तरह आगे चलता रहता है। तो अब उन्होंने ये कहा है कि डिस्टेंस कवर्ड इन थर्ड सेकंड इज डैश टाइम ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट सेकंड। तो डिस्टेंस कवर्ड इन थर्ड सेकंड इज 5 टाइम्स ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकंड। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट सवाल है कि कार ट्रेवलिंग इन ईस्ट डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर्स पर सेकंड, यानी कि एक कार इस तरफ जा रही है 30 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, और ये कार को फॉलो कर रही है जो कि जा रही है 20 मीटर पर सेकंड से। इफ टू कार्स आर 50 मीटर अवे, यानी कि इनके यहाँ का डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 50 मीटर, तो कितना टाइम लगेगा इनको साथ में आने के। अब यहाँ पर जो है वो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है कि अगर दो बॉडीज जो है वो सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो उनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जब हम 30 माइनस 20 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा कि इनकी रिलेटिव वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। और अब अगर मैंने टाइम फाइंड करना है तो टाइम इक्वल होता है s डिवाइडेड बाय v। यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो हमें इन्होंने 50 मीटर दिया हुआ है, हमारी रिलेटिव वेलोसिटी 10 है, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारे पास 5 सेकंड, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल है कि प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज, यानी कि इस तरह करके हमने उसे फेंका है 30 डिग्रीज पे, एंड इट टेक्स 4 सेकंड टू फॉल बैक ऑन द ग्राउंड, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पर हमें दिया हुआ है 4 सेकंड, और हमसे पूछा हुआ है कि मैक्सिमम हाइट उसकी क्या होगी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स देखने की बात है कि हाइट और टाइम की रिलेशन क्या है, तो वो है हमारे पास g/8t²। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 10/4t², या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 1.25t²। लेकिन यहां पर अगर हम देखें तो हमें इस इक्वेशन से आसानी होगी कि 10/4
और टाइम उसको लगा है 4 का स्क्वायर, तो ये इस तरह आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और 40 मीटर जो है वो हमारा, सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है। g/8 को मैं लिखूंगा 10/8 टी स्क्वायर या 5/4 टी स्क्वायर, और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 5/4 इंटू 4, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा 20 मीटर, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री हैज अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एट टॉप ऑफ द मोशन। तो अगर स्टूडेंट्स हम बात करें टॉप ऑफ द मोशन की, तो यहाँ पर प्रोजेक्टाइल के पास सिर्फ एक्स कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का, जो कि इक्वल होता है v cos थीटा के, और ये जो v है ये हमारा स्टार्ट की भी वेलोसिटी होती है और एंड की भी वेलोसिटी होती है। तो अगर हमें ये फाइंड करनी है तो हम लिख लेंगे vx डिवाइडेड बाय cos थीटा। यहाँ पर vx जो है हमारे पास वो इन्होंने हमें दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, और cos 30 हमारे पास होता है 20 डिवाइडेड बाय 0.86। अब अगर आप किसी चीज को 1 से डिवाइड करें तो उसका आंसर वही आता है, और अगर आप 1 से थोड़े से छोटे से करेंगे तो इसका आंसर 1 से थोड़ा ऊपर आ जाएगा, तो ये 25 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है कि द टू बॉडीज विल कोलाइड परफेक्टली इलास्टिक ओनली इफ। तो स्टूडेंट्स परफेक्ट कोलिजन के लिए मास का सेम होना जरूरी नहीं है, ठीक है, मास का सेम होना जरूरी नहीं है। टू बॉडीज के इलास्टिक होने के लिए उनकी लाइन ऑफ कांटेक्ट का होना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो इसका आंसर है कि दे शुड हैव सेम लाइन ऑफ कांटेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस कैन नॉट डू वर्क। तो स्टूडेंट्स एक्शन फोर्स भी हमारे पास वर्क करती है, रिएक्शन फोर्स भी करती है, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क डन 0 होता है। क्यों? क्योंकि अगर एक बॉडी सर्कल में घूम रही है तो उसकी सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर में डायरेक्टेड है, जबकि उसकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो अलोंग टेंजेंट है, तो एंगल यहाँ पर हमारे पास 90 डिग्री बनता है। और अगर वर्क में F और D के बीच में एंगल 90 हो तो उसका आंसर 0 आता है। तो इसका आंसर है सेंट्रीपिटल फोर्स कैन नॉट डू एनी वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन अ यूनिफॉर्म पॉजिटिव वर्क इज डन ऑन अ बॉडी इट्स वेलोसिटी मस्ट। तो स्टूडेंट्स देखें वर्क इक्वल होता है FD के, और वर्क के लिए फोर्स जो है वो होना जरूरी है। तो अगर फोर्स होगी तो एक्सेलरेशन भी होगी, और अगर एक्सेलरेशन होगी तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी। तो अगर बॉडी के ऊपर पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है तो उसकी वेलोसिटी जो है वो क्या होगी? इंक्रीज होगी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट सवाल है कि अ बॉडी ऑफ मास 2 kg falls from a height of 10 meter and it hit a ground with a velocity of 10 meter per second. How much work is done against the air resistance? तो स्टूडेंट्स एक बॉडी है वो है 2 kg की और वो पड़ी हुई है 10 मीटर पे, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करूं तो वो हो जाएगी mgh। यहाँ पर m जो है वो 2 है, ये 10 है और ये भी 10 है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 200 जूल। और यहाँ पर अगर उन्होंने कहा है कि वो 10 मीटर पर सेकेंड से गिरी है, तो यहाँ पर सारी की सारी होती है काइनेटिक एनर्जी, और वो होती है हाफ m। यहाँ पर हमें दिया हुआ है 2, और v स्क्वायर जब मैं करूंगा तो वो आ जाएगा 100, तो ये आ जाएगा मेरे पास 100 जूल। यानी कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी 200 जूल थी और बॉटम पे उसकी एनर्जी 100 जूल है। तो बीच में उसने जो लॉस किया है 100 जूल, वो किसके अगेंस्ट हुआ होगा? वो लाजमी हमारे पास फ्रिक्शन के अगेंस्ट हुआ होगा। तो ये 100 जूल हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है कि a bomb is thrown upwards and mid air it split into 3 pieces. The combined momentum of 3 pieces will be dash of the bomb. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर वैसे आप लोगों के माइंड में आया होगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई होना चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन में जो मसला है वो ये मिड वे का दिया हुआ है। देखिए अगर बम आपके पास रेस्ट पे हो या वो आपके पास टॉप ऑफ मोशन पे हो तो उसकी वेलोसिटी 0 होती है,
और उसके ऊपर लगने वाली एक्सटर्नल फोर्स भी 0 होती है। लेकिन अगर बॉम्ब अपने मिड एयर में है तो उसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है, और जब तक सिस्टम आइसोलेटेड ना हो तब तक आप उस पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसका आंसर है नॉट इक्वल, क्योंकि दिस इज नॉट एन आइसोलेटेड सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a force of 10 Newton acts on a body of mass 1 kg for 2 seconds. What is the power of this force? तो स्टूडेंट्स पावर की इक्वेशन होती है F इंटू वी। अब यहाँ पर F हमें दिया हुआ है लेकिन V नहीं दिया हुआ, तो उसके लिए हम कर लेंगे A इज इक्वल टू F बाय M। F हमारे पास यहाँ पर 10 है, मास हमारे पास 1 है, तो एक्सेलरेशन हमारी आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर A इक्वल होता है VT के, v इक्वल होता है ए टी के, तो a यहाँ पर 10 है, टाइम हमें इन्होंने 2 सेकेंड दिया हुआ है, तो इसका आंसर आ जाएगा 20। और अगर मैं इस v को इस इक्वेशन में डालूं तो पावर इक्वल हो जाएगा, फोर्स 10 है हमारे पास, ये जो है ये 20 है, तो 200 वॉट्स इसका आंसर आ जाएगा, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है कि स्लोप ऑफ अ वर्क टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, दिस मींस दैट पावर इज। तो स्टूडेंट्स स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि अगर ये वर्क टाइम ग्राफ है तो ये हमारी लाइन है, और ये लाइन जो है ये स्लोप है, और ये इक्वल है वर्क बाय टाइम के, जो कि है पावर। तो अगर ये लाइन स्ट्रेट है इसका मतलब है कि ये यूनिफॉर्म लाइन है, और इस लाइन का नाम क्योंकि पावर है तो इसलिए ये पावर हो जाएगी। तो इसकी कंप्लीट हो जाएगा कि कांस्टेंट या यूनिफॉर्म पावर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कैन आल्सो बी कॉल्ड एज। तो स्टूडेंट्स नॉन कन्वेंशनल को हम यूजुअली रीन्यूएबल कहते हैं, और कन्वेंशनल को जो है वो हम नॉन रिन्यूएबल कहते हैं। तो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी कैन आल्सो बी कॉल्ड एज रीन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है कि द यूनिट ऑफ पावर इन ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम इज। तो स्टूडेंट्स पावर की यूनिट्स के बारे में काफी सारी हमारी मिसकॉन्सेप्शंस हैं। तो ये फुट पाउंड पर सेकंड जो है ये है हमारे पास एफपीएस सिस्टम में। वॉट जो है वो उसका एसआई यूनिट है, और हॉर्स पावर जो है वो ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम में है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस सिस्टम में कौन सा यूनिट यूज होता है। नेक्स्ट सवाल है कि स्टील एंड अ प्लास्टिक बुलेट ऑफ सेम साइज ट्रेवलिंग एट सेम स्पीड हिट अ वुडन ब्लॉक, व्हिच बुलेट विल पेनिट्रेट डीपर। तो स्टूडेंट्स पेनिट्रेशन जो है बेसिकली वो आपके पास डिपेंड करती है आपकी काइनेटिक एनर्जी पे, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है हाफ mv स्क्वायर के। अब यहाँ पर उसने कहा है कि वेलोसिटी जो है वो दोनों की कांस्टेंट है, यानी कि सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो जिस बुलेट का मास ज्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी और वो ज्यादा पेनिट्रेशन करेगी। तो स्टील बुलेट इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि उसका मास ज्यादा होता है इसलिए वो ज्यादा पेनिट्रेट करेगी। नेक्स्ट सवाल है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इंडिपेंडेंट ऑफ। तो स्टूडेंट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल होता है एम आर स्क्वायर, जिसमें एम मास है, आर रेडियस है, और ये आपने याद रखना है कि आई ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, ठीक है, और मास की डिस्ट्रीब्यूशन जितनी ज्यादा पेरिफेरी पे होगी उतनी ज्यादा आई की वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये मास पे भी डिपेंड करता है, रेडियस पे भी, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे भी। तो नन ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है कि 2 पॉइंट्स ऑन अ रॉड हैव डिफरेंट डिस्टेंसेस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इफ अ रॉड इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड द पॉइंट्स विल हैव डिफरेंट। तो स्टूडेंट्स ये आ गया आपके पास एक रॉड, यहाँ पर 2 पॉइंट्स मैंने ले लिए, और ये रॉड आपके पास रोटेट कर रही है। जब भी आप इस रॉड को देखेंगे और ये रोटेट करेगी तो इसके बारे में आपने याद रखना है कि इन दोनों पॉइंट्स का सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर होगी, सेम इनकी एंगुलर वेलोसिटी होगी, और सेम इनकी एंगुलर एक्सेलरेशन होगी। लेकिन डिस्टेंस ज्यादा वो कवर करेगा जिसका रेडियस ज्यादा होगा, वेलोसिटी ज्यादा उसकी होगी जिसका रेडियस ज्यादा होगा, और एक्सेलरेशन भी ज्यादा उसकी होगी जिसका रेडियस ज्यादा होगा। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात करें तो उसमें भी जो आता है वो ओमेगा स्क्वायर आर लेंगे, तो उसमें भी रेडियस जिसका ज्यादा होगा पॉइंट का उसकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ज्यादा होगी। तो इसका आंसर वेलोसिटी नहीं हो सकता, क्योंकि वेलोसिटी रेडियस पे डिपेंड करती है,
सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी नहीं हो सकता क्योंकि वो भी डिपेंड करता है। एंगुलर वेलोसिटी इनकी सेम हो सकती है, तो इसलिए सी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट सवाल है कि बॉडी रोटेटिंग इन अ सर्कल कैन बी और इन हैव। तो स्टूडेंट्स इक्विलिब्रियम वाली बॉडी जो है वो कभी भी रोटेटिंग बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकती क्योंकि उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही होती है, और अगर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही हो तो सम ऑफ ऑल द फोर्सेस कैन नॉट बी जीरो। यूनिफॉर्म सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो स्टूडेंट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज नेवर यूनिफॉर्म, और उसका रीजन ये है कि जब भी बॉडी सर्कल में घूम रही होती है तो हर पॉइंट पे उसकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज हो रहा होता है, इस वजह से कभी भी यूनिफॉर्म नहीं हो सकती। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी कभी सर्कल में घूमने वाली बॉडी की यूनिफॉर्म नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी भी जो है वो अपना डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज कर रही होती है। फाइनली आ गया यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये बात ठीक है क्योंकि अगर बॉडी की यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन है तो उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्मली चेंज होगी, लेकिन एक बॉडी सर्कल में अगर घूम रही है तो उसकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंगुलर वाली पॉसिबल है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि इफ द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इंक्रीजिंग वी कैन से दैट द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर वेलोसिटी इज। तो स्टूडेंट्स ये बात आपने याद रखनी है कि जब भी बॉडी का ओमेगा ज्यादा होगा, यानी कि जब भी उसकी घूमने की स्पीड ज्यादा होगी, तो अल्फा और ओमेगा सिमिलर डायरेक्शन में हो जाएंगे, और लीनियर एक्सेलरेशन और लीनियर वेलोसिटी भी सिमिलर डायरेक्शन में हो जाएंगे। लेकिन जब भी उसकी बॉडी की स्पीड स्लो होगी तो अल्फा और ओमेगा के बीच भी 180 का एंगल आ जाएगा, और लीनियर एक्सेलरेशन और लीनियर वेलोसिटी के बीच में एंगल 180 डिग्री आ जाएगा। तो ये बात ऐसी है इंपॉर्टेंट जो आप लोगों ने याद रखनी है। अब अगर सेंट्रीपिटल फोर्स इंक्रीज होगी तो इसका ऑब्वियस मतलब है कि उस बॉडी की वेलोसिटी ज्यादा होगी, यानी कि पहला वाला सिनेरियो है, और इस पहले वाले सिनेरियो में जो है वो एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में एंगल जीरो होता है या वो सेम डायरेक्शन में जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। टू बॉडीज रोटेटिंग इन द सेम डायरेक्शन मस्ट हैव सेम एंगुलर एक्सेलरेशन। तो स्टूडेंट्स अगर एक बॉडी घूम रही है और उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो रही है तो उसकी एंगुलर एक्सेलरेशन ये होगी, जबकि दूसरी बॉडी घूम रही है और उसकी वेलोसिटी कम हो रही है तो उसकी एंगुलर एक्सेलरेशन ऑपोजिट हो जाएगी। तो ये पहली वाली बात गलत है। टू बॉडीज रोटेटिंग इन द सेम डायरेक्शन कैन हैव एंगुलर एक्सेलरेशन इन द सेम डायरेक्शन, तो ये कैन वाली बात ठीक है कि हो सकता है कि सेम डायरेक्शन में हो। टू बॉडीज रोटेटिंग इन द सेम डायरेक्शन मस्ट हैव एंगुलर डायरेक्शन इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ये बात भी गलत है। तो सेम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट सवाल है कि एंगल बिटवीन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल वेलोसिटी इज। तो स्टूडेंट्स बात ये है कि अगर आपके पास ओमेगा इंक्रीज हो रहा हो तो एंगल बिटवीन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल वेलोसिटी इज 0 डिग्री, यानी कि अगर इधर वेलोसिटी है तो इधर ही एक्सेलरेशन है। लेकिन अगर आपकी बॉडी की स्पीड स्लो हो रही हो तो अगर इस तरफ डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी है तो इसके ऑपोजिट एक्सेलरेशन हो जाएगी। तो 0 एंगल भी पॉसिबल है और 180 भी पॉसिबल है, लेकिन 90 पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए डी ऑप्शन। क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर डायमेंशनलेस। तो अगर स्टूडेंट्स हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इसका यूनिट जरूर होता है रेडियन, लेकिन इसका कोई डायमेंशन नहीं होता क्योंकि L(L-1) बन के कोई डायमेंशन नहीं आता। अगर हम एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी जो है वो यूनिटलेस और डायमेंशनलेस होती है।
ठीक है, तो इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होता, तो इसलिए बोथ ए एंड बी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। स्ट्रेस का यूनिट होता है जो कि F/A होता है, जिसको हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहते हैं, तो इसलिए इसके डायमेंशन भी होते हैं। अगले सवाल की अगर हम बात करें तो वो ये आ जाता है कि व्हेन अ बॉडी इज रोटेटिंग इन अ सर्कल विद अ कांस्टेंट स्पीड इट कैन नॉट हैव। तो अगर स्टूडेंट एक बॉडी कांस्टेंट स्पीड में घूम रही हो, यानी कि 5 5 5 5 हर जगह पे, तो उसके पास सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन होती है जो कि उसकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है। ठीक है, तो एक ही एक्सेलरेशन होती है सेंट्रीपिटल, लेकिन वो सेंट्रीपिटल भी जो है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है क्योंकि वो अपना डायरेक्शन चेंज कर रही होती है। तो अगर एक बॉडी कांस्टेंट स्पीड से घूम रही है तो उसके पास कांस्टेंट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं होगी, उसके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी ही नहीं, और इसी तरह उसके पास एंगुलर एक्सेलरेशन भी नहीं होगी। तो इसलिए ऑल ऑफ दीज जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट सवाल है कि 2 बसेस ईच ऑफ लेंथ 10 मीटर, यानी कि 2 बसेस हैं, ये भी हमारे पास 10 मीटर है, और ये एक और बस है, ये भी हमारे पास 10 मीटर है। ठीक है, और ये ट्रेवल कर रही है विद 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये भी 20 मीटर पर सेकेंड से आ रही है, और ये इसकी तरफ 20 मीटर पर सेकेंड से आ रही है, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है हमारे पास 100 मीटर। तो हमें ये टाइम फाइंड करना है कि जब ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्रॉस करने के लिए जरूरी है कि ये बसेस एक दूसरे को 10-10 मीटर क्रॉस करें। ठीक है, तो जो असल में टोटल डिस्टेंस है हमारे पास वो है हमारे पास 100, जो कि इनके बीच का डिस्टेंस है, फिर 10 पहली बस का और 10 दूसरी बस का, तो टोटल हमारे पास डिस्टेंस बनता है 120 मीटर। इसी तरह अगर हम वेलोसिटी देखें तो रिलेटिव वेलोसिटी में अगर ये दोनों ऑपोजिट मूव कर रही हैं तो हम इन्हें ऐड करेंगे तो 20 + 20 ये 40 मीटर पर सेकेंड हमारी वेलोसिटी बन जाएगी। अब हमने टाइम फाइंड करना है, तो टाइम होता है डिस्टेंस पर यूनिट वेलोसिटी। डिस्टेंस यहाँ पे हमें 120 दिया हुआ है, वेलोसिटी हमारी 40 है, तो ये कैंसिल होके 3 सेकेंड हमारा टाइम आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी बनता है। नेक्स्ट सवाल है कि वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इन एफपीएस सिस्टम इज। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने याद रखना है कि 32 फुट पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एफपीएस सिस्टम में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू 32 है। चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू। तो इसमें से इस सवाल में आप लोगों में से काफी सारों ने इसको फोर्स किया होगा, क्योंकि हमारे माइंड में ये आता है कि फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई टी, लेकिन स्टूडेंट्स ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, सिंपल चेंज ऑफ मोमेंटम नहीं है। तो हमें ये ख्याल रखना है कि सिंपल मोमेंटम दिया हो, रेट ऑफ चेंज ना दिया हो। जबकि अगर इंपल्स की बात करें तो इंपल्स एक्चुअली चेंज इन मोमेंटम होता है, जो कि इक्वल टू एफ इंटू टी होता है, तो इसका ऑप्शन असल में डी बनता है, इंपल्स। नेक्स्ट है जी कि यूनिट ऑफ ग्रेविटेशन पोटेंशियल इज। तो स्टूडेंट्स देखिए, अगर आपको ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी दी हो तो वो होता है जाउल, जो कि ये Pe इज इक्वल टू mgh होता है। लेकिन अगर मैं इसी एनर्जी को डिवाइडेड बाय m कर दूं, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, तो इसका नाम हो जाता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल क्या होता है, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, या इसको मैं लिख सकता हूं जाउल पर केजी, जो कि बनता है हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है कि इन ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव सेम डैश। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेसिकली लाइट का सारा स्पेक्ट्रम है, और हम लाइट के स्पेक्ट्रम में किसी भी कलर, किसी भी वेव को उठा लें, उसकी वेलोसिटी जो है वो सेम होती है, और कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जबकि उसकी फ्रीक्वेंसी और उसके लैम्डा के बीच में रिलेशन इनवर्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स कैन बी पोलराइज। तो स्टूडेंट, पोलराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्स वेव हो सकती है, जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो है वो पोलराइज नहीं हो सकती। तो अगर मैं वेव इन अ स्ट्रिंग की बात करूं तो स्ट्रिंग जो है वो एक ट्रांसवर्स वेव है, और ये पोलराइज हो सकती है। अगला है जी कि वेव प्रोड्यूस बाय अ ट्यूनिंग फोक। तो ट्यूनिंग फोक स्टूडेंट्स हमारे पास साउंड वेव प्रोड्यूस करता है, और साउंड जो है वो एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, और वो नहीं हो सकती यहाँ पे आपके पास पोलराइज। और आखिर में तो दिया वही साउंड है, तो साउंड अगेन पोलराइज नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट सवाल है कि हाउ मच हीट इज अब्सॉर्ब बाय 100 ग्राम ऑफ वाटर
व्हेन इट्स टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम 25 to 5। तो स्टूडेंट्स पहली बात तो ये है कि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो हीट आप माइनस में लेंगे, तो दो ऑप्शन ऑलरेडी आपके पास आ गए कि या ये है या फिर नीचे -8400 है। अब हीट अगर हमने फाइंड करनी है तो उसका फॉर्मूला होता है mc डेल्टा टी। यहाँ पर m जो है वो हमें 100 ग्राम दिया हुआ है, c जो है वो हमें वाटर का लेना है लेकिन ग्राम के लिए तो वो 2.1 होता है, और डेल्टा टी जो है वो 5 में से 25 जाएगा तो 20 रह जाएगा, तो ये आ जाएगा। अच्छा सॉरी, ये वाटर का लेना है, वाटर का 4.2 होता है, मैंने यहाँ पे आइस का लिख लिया था। तो ये हो जाएगा आपके पास 8400 माइनस, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर माइनस में लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट सवाल है कि सिंपल पेंडुलम ड्यूरिंग वन कंप्लीट वाइब्रेशन रीचेस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम डैश टाइम्स। तो स्टूडेंट्स अगर मैं वन वाइब्रेशन की बात करूं तो यहां से स्टार्ट होगा और इस तरह करके एक वाइब्रेशन कंप्लीट होगी, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मीन पे होती है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये 2 टाइम्स जो है वो मीन को टच कर रहा है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी अपने मैक्सिमम पे 2 टाइम्स पहुंचेगी। नेक्स्ट सवाल है कि टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम कैन नॉट बी अफेक्टेड बाय। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है आपके पास एयर रेजिस्टेंस। देखिए ठीक है, क्यों एयर रेजिस्टेंस है, क्योंकि देखिए टाइम पीरियड इक्वल होता है 2 पाई एल ओवर जी के। तो पहली बात तो ये एक्सेलरेशन, तो जी को चेंज करेंगे तो चेंज होगा, लेंथ तो लेंथ को चेंज करेंगे तो वो भी होगा। शेप ऑफ द बॉब, अब देखें स्टूडेंट्स अगर आपने एक शेप इस तरह से लगाई हुई है और दूसरी शेप आपने ऐसे लगाई हुई है तो अगेन उससे फर्क पड़ेगा। लेकिन एयर रेजिस्टेंस से क्या होता है कि एयर रेजिस्टेंस से सिर्फ एम्पलीट्यूड पे फर्क पड़ता है, ठीक है। और अगर एम्पलीट्यूड पे फर्क पड़ेगा तो टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड। तो इसका आंसर है सी, एयर रेजिस्टेंस। नेक्स्ट सवाल है कि इफ टू मास स्प्रिंग सिस्टम आर वाइब्रेटिंग विद सेम टाइम पीरियड कनेक्टेड टू आइडेंटिकल स्प्रिंग दे कैन हैव डिफरेंट। तो स्टूडेंट देखिए टाइम पीरियड इक्वल होता है 2 पाई एम बाई के पे। तो अगर इन दोनों का टाइम पीरियड सेम है तो इसका मतलब है इनका मास भी सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ टू मास स्प्रिंग सिस्टम आर वाइब्रेटिंग विद सेम टाइम पीरियड कनेक्टेड टू आइडेंटिकल स्प्रिंग्स दे कैन हैव डिफरेंट। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें कहा हुआ है कि 2 पाई एम बाई के होता है, यहाँ पर के उसने हमें कह दिया कि सेम है क्योंकि स्प्रिंग जो है वो आइडेंटिकल है। तो अगर के सेम है तो मास को भी सेम ही होना पड़ेगा, तो मास तो है उनका सेम ही होगा, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता। फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो अगर टाइम पीरियड सेम है तो फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी, तो ये भी नहीं हो सकता। हाँ अलबत्ता अगर एम्पलीट्यूड की बात की जाए तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी दोनों जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट सवाल है कि if stretching force T of a wire increases then its frequency। तो स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है 1 बाय लैम्डा इंटू वी, और अगर ट्रांसवर्स वेव की बात हो तो हमें पता है कि v इक्वल होता है अंडर रूट टी इंटू एल बाय एम। तो इस हिसाब से फ्रीक्वेंसी और टेंशन का डायरेक्ट रिलेशन है, तो अगर हम टेंशन को जो है वो ज्यादा करेंगे तो जो फ्रीक्वेंसी है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो इसका ऑप्शन है बी, इट इंक्रीजेस। नेक्स्ट सवाल है कि द रेशियो ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड बाय एन ओपन पाइप टू दैट ऑफ क्लोज पाइप। तो अगर मैं ओपन पाइप की बात करूं तो उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है इक्वल टू वी बाई 2l, जबकि अगर मैं क्लोज पाइप की बात करूं तो इसकी होती है v बाई 4l। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये एल एल से कैंसिल हो जाएगा और नीचे आ जाएगा मेरे पास 4 बाई 2, यानी कि 2:1 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के अ मास स्प्रिंग सिस्टम हैविंग मास ऑफ 2 kg हैव अ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ 4 जूल। तो इस सवाल में हमने असल में एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, किस जगह पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो अब हमें ये बात पता होनी चाहिए कि एक्सट्रीम पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होती है और किसके इक्वल होती है, ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट के। अब यहाँ पर एक्स नॉट यानी कि एम्पलीट्यूड हमें दिया हुआ है लेकिन ओमेगा मिसिंग है, तो अब हमें पहले ओमेगा फाइंड करना है, ठीक है। उसके लिए क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है हाफ एम वी स्क्वायर के, यहां से मैं निकाल लूंगा v, तो v की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 2ke बाय m अंडर रूट। अब यहाँ पर ke जो है वो हमें दिया हुआ है 4 जूल, तो ये 2 into 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय मास हमारे पास 2 kg है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। अब वेलोसिटी एट मीन इक्वल होती है ओमेगा एक्स नॉट के, और ओमेगा इक्वल होता है v ओवर एक्स नॉट। तो यहाँ पर v हमने निकाल लिया है 2 है
x0 जो है वो इसका 0.5 है, तो इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास 4 रेडियन पर सेकेंड। और अब मैं अगर ये इस इक्वेशन में डालूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर इंटू 0.5, तो ये हो जाएगा मेरे पास 16 इंटू 0.5 विच इज इक्वल टू 8। तो ऑप्शन नंबर डी 8 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला सवाल है कि हाउ मेनी वाइब्रेशंस विल कंस्टिट्यूट 3 एम्पलीट्यूड्स। तो स्टूडेंट्स एक वाइब्रेशन का हमें पता है कि उसके अंदर 4 एम्पलीट्यूड्स होते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमें कहा हुआ है कि 3 एम्पलीट्यूड्स कितना करेंगे, तो इसलिए इसको मैं क्या कर लूंगा कि 1/4 इंटू 3 कर लूंगा, तो 3 एम्पलीट्यूड्स असल में 3/4 वाइब्रेशन कंस्टिट्यूट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है 3/4 वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है कि टाइम पीरियड टी इज इफ T is the time period, then time period T/2 kinetic energy of a simple pendulum is। तो देखिए स्टूडेंट्स, बात यह है कि जब एक पेंडुलम एक्सट्रीम से स्टार्ट होता है तो T/2 के बाद अगर हम देखें तो वो अपने दूसरे एक्सट्रीम पे पहुंचा होता है, क्योंकि कंप्लीट T पे वो वापस आता है, तो T/2 पे वो किधर होता है, इस वाले एक्सट्रीम पे होता है। और एक्सट्रीम की अगर काइनेटिक एनर्जी की बात की जाए तो एक्सट्रीम पे काइनेटिक एनर्जी 0 होती है, इसलिए हम कहेंगे कि जब कोई भी पेंडुलम अपने T/2 टाइम पीरियड पे होता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, 0। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। तो अगला सवाल ये है कि इफ वेवलेंथ इज डिक्रीज देन व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द टाइम पीरियड। तो स्टूडेंट्स वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं तो वेलोसिटी f इज इक्वल टू लैम्डा होता है, या मैं इसको लैम्डा बाय टी भी लिख सकता हूं। अगर मैं टी को उधर ले जाऊं तो t इज इक्वल टू Vt इज इक्वल टू लैम्डा आ जाएगा। इधर से ये पता चलता है कि t और लैम्डा के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है, तो अगर हम लैम्डा को डिक्रीज करेंगे तो टाइम पीरियड भी डिक्रीज होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट सवाल है कि द डिस्टेंस बिटवीन द अल्टरनेट क्रस्ट इज 2 मीटर। अब ये सवाल देने का मकसद ये अल्टरनेट लफ्ज था। स्टूडेंट्स आप लोगों ने याद रखना है कि आपके पास 2 लफ्ज यूज होते हैं, एक एडजेसेंट होता है और एक अल्टरनेट होता है। एडजेसेंट का यह मतलब होता है कि 2 क्रस्ट जो कि साथ साथ हैं, यानी कि यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, और इसमें एक वेवलेंथ आती है। जबकि अल्टरनेट क्रस्ट का मतलब होता है कि एक छोड़ के अगली, यानी कि अगर ये आपने लिया है तो फिर ये आपकी अल्टरनेट क्रस्ट बनेगी, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है ये एडजेसेंट क्रस्ट है। और इसके अंदर अगर हम देखें तो 2 लैम्डास आते हैं, तो यहां पर हमें 2 लैम्डा का डिस्टेंस जो है वो उन्होंने 2 मीटर दिया हुआ है। तो अगर मुझे लैम्डा फाइंड करना है तो ये 2 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, यानी कि 1 मीटर इसका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी बनता है। नेक्स्ट सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस स्पीड ऑफ अ साउंड इज अफेक्टेड बाय द चेंज इन प्रेशर। अच्छा, अब ये एक सवाल है स्टूडेंट जिसको हम बार बार पढ़ते रहे कि भाई प्रेशर को चेंज करने से वेलोसिटी ऑफ साउंड पे फर्क नहीं पड़ता। वो क्यों नहीं पड़ता? वो इस वजह से नहीं पड़ता कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इक्वल होती है गैमा पी बाय रो के, और जब भी मैं प्रेशर ज्यादा करता हूं डेंसिटी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि वॉल्यूम कम हो जाती है, तो इस वजह से जो है वो वेलोसिटी जो है वो सेम रहती है। ये वॉल्यूम है आपके पास, ठीक है। लेकिन अगर मैं कह दूं कि मैं सिस्टम को आइसोकोरिक बना देता हूं, ठीक है, यानी कि मैंने इसकी वॉल्यूम जो है वो चेंज 0 कर दिया, इसकी वॉल्यूम को मैंने फिक्स कर दिया, तो ना ही वॉल्यूम चेंज होगी और ना ही डेंसिटी चेंज होगी, ठीक है। और अगर डेंसिटी नहीं चेंज होगी तो तब V और P के बीच में डायरेक्ट रिलेशन बनेगा, ठीक है। तो इस वजह से आइसोकोरिक एक ऐसा प्रोसेस है कि क्योंकि उसमें मैंने वॉल्यूम चेंज 0 किया होता है तो डेंसिटी का चेंज भी 0 होगा, और इस वजह से वेलोसिटी और प्रेशर के बीच में डायरेक्ट रिलेशन आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट सवाल है कि व्हेन द सोर्स एंड ऑब्जेक्ट आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद डिफरेंट वेलोसिटीज देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। इसका आंसर है स्टूडेंट्स मे इंक्रीज और डिक्रीज। क्यों? क्योंकि यहां पर वेलोसिटी मेंशन नहीं की हुई कि कितनी है।
अगर तो ऑब्जर्वर फार हो रहा है, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी ज्यादा है और वो दूर होता जा रहा है, तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। लेकिन अगर सोर्स की वेलोसिटी ज्यादा है और वो करीब आ रही है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी। तो इसका आंसर है मे इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव वेलोसिटीज। नेक्स्ट सवाल है कि कलर ऑफ अ लाइट इन अ वैक्यूम इज डिटरमिन्ड बाय डैश while its brightness is determined by a dash while its dash remains the same। देखिए स्टूडेंट्स, लाइट की जो बात है ना, लाइट की क्या चीज सेम रहती है वैक्यूम में? तो लाइट की कोई भी हो लाइट, उसकी वेलोसिटी सेम रहती है। तो सबसे पहले तो हमें आखिरी में यहां पे आएगा वेलोसिटी, ठीक है। अब कलर इज डिटरमिन्ड बाय, तो स्टूडेंट्स कलर या फ्रीक्वेंसी से डिटरमिन होता है या लैम्डा से या टाइम से। तो अब पहले में ये आएगा, यानी कि ये रह गया और ये ऑप्शन रह गया हमारे पास। अब आखिरी चीज है कि ब्राइटनेस। तो स्टूडेंट्स ब्राइटनेस जो है वो होती है नंबर ऑफ फोटॉन्स, और नंबर ऑफ फोटॉन्स को हम कहते हैं इंटेंसिटी। तो यानी कि हमें एक ऐसा ऑप्शन चाहिए जिसके एंड पे वेलोसिटी आता हो, शुरू में फ्रीक्वेंसी आता हो और यहां पर जो है यहां पर इंटेंसिटी आता हो। तो ये जो सी ऑप्शन है ये हमारे तीनों चीजें टिक कर रहा है, तो इसलिए सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट सवाल है, कंसीडर अ स्ट्रिंग ऑफ 2 मीटर व्हिच इज टाइड एट वन एंड। ये वन एंड वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, क्योंकि जब स्ट्रिंग को हम वन एंड पे टाई करते हैं तो इट बिहेव्स एज अ क्लोज पाइप, और जब हम उसे दोनों एंड्स पे टाई करते हैं तो फिर वो एक्ट करता है एज अ ओपन पाइप। अच्छा, अब हमें जो है वो फाइंड करनी है थर्ड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी। तो F3 के केस में अगर मैं क्लोज्ड पाइप देखूं तो वो होता है 2n-1 V/4L। अब यहाँ पे थर्ड बोला है तो यहाँ पर 2 के साथ 3 आ जाएगा, -1 V/4 और L कितना है हमारे पास 2 है, तो यह आ जाएगा 6 - 5 V/8, जो कि बनता है हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है जी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो अब हमें CV और CP की वैल्यूज के बारे में बताना है। तो स्टूडेंट्स मोनो एटॉमिक की बात कर लेते हैं, डाई एटॉमिक की बात कर लेते हैं और पॉली एटॉमिक की बात कर लेते हैं। CV की इधर लिख देते हैं और CP इधर लिख देते हैं। तो CV स्टूडेंट्स मोनो एटॉमिक का होता है 3/2R, डाई एटॉमिक का होता है 5/2R और पॉली एटॉमिक का होता है 7/2R। जबकि CP की बात करें तो मोनो एटॉमिक का CP होता है 5/2R, डाया का होता है 7/2R